आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खास, एकदम फ्यूचरिस्टिक डिवाइस के बारे में, रैबिट R1। देखिए, ये सिर्फ एक और नया गैजेट नहीं है, बल्कि ये डेडिकेटेड AI हार्डवेयर की दुनिया में एक बहुत ही रोमांचक छलांग है। अब आप सोच रहे होंगे कि स्मार्टफोन जैसा दिखने वाला ये डिवाइस आखिर है क्या, और पूरी टेक इंडस्ट्री में इसकी इतनी चर्चा क्यों हो रही है। तो चलिए आज इसी का गहराई से विश्लेषण करते हैं और इसके हर एक पहलू को समझते हैं। इस सफर में हम कुछ मुख्य पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले हम रैबिट R1 से परिचय करेंगे, फिर इसके सेटअप और एक्टिवेशन को देखेंगे। उसके बाद हम समझेंगे कि रैबिट OS के साथ इंटरैक्शन कैसे होता है, इसकी AI ट्रांसलेशन सुपर पावर्स क्या हैं, रैबिट होल क्या है, और अंत में हम इसकी कनेक्टिविटी और बैटरी लाइफ पर बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं सेक्शन 1, रैबिट R1 से परिचय। 2.88, जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। ये इस डिवाइस की स्क्रीन का साइज है। रैबिट R1 में 2.88 इंच की एक शानदार LCD टच स्क्रीन दी गई है, जो आगे और पीछे दोनों तरफ घूम सकती है। टीनेज इंजीनियरिंग द्वारा डिजाइन किया गया ये चौकोर सा गैजेट पहली नज़र में आपको किसी रेट्रो खिलौने या किसी पुराने हाफ फ्लिप फोन की याद दिला सकता है। लेकिन इसके इस विंटेज लुक के मत जाइएगा। इस छोटे से डिब्बे के अंदर एक बहुत ही पावरफुल और आधुनिक दिमाग छिपा है, जो इसे आज के स्मार्टफोन्स की भीड़ से एकदम अलग लाकर खड़ा कर देता है। इस डिवाइस को विजन बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। इसे डिजाइन करने वालों का कहना है कि ये एक पॉकेट साइज AI डिवाइस है, जो सेवाओं को ट्रिगर करने के लिए लार्ज एक्शन मॉडल का उपयोग करता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि इसकी असली ताकत इसके लुक्स में नहीं, बल्कि इसके काम करने के तरीके में है। ये डिवाइस हमारी कंप्यूटिंग को सिर्फ स्क्रीन घूरने और ऐप स्क्रॉल करने से हटाकर सीधे एक्शंस यानी काम पूरा करने पर फोकस करता है। अब यहां पर एक बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट आता है, लार्ज एक्शन मॉडल, या शॉर्ट में कहें तो लैम। हम सब ने चैट GPT जैसे AI मॉडल के बारे में तो सुना ही है, जो हमारे सवालों के जवाब देते हैं। लेकिन ये लैम उससे एक कदम और आगे की चीज़ है। ये सिस्टम आपके लिए अलग अलग एप्लीकेशंस और प्लेटफॉर्म्स के इंटरफेस पर खुद नेविगेट कर सकता है। मतलब आपको खुद से ऐप्स खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये डिवाइस आपकी कमांड्स को सीधा एक्शंस में बदल देता है। सच कहूं तो ऐप आधारित कंप्यूटिंग से एक्शन आधारित कंप्यूटिंग की तरफ ये एक बहुत बड़ा और क्रांतिकारी बदलाव है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की ओर, सेटअप और एक्टिवेशन। देखते हैं इसे बॉक्स से बाहर निकालकर चालू कैसे किया जाता है। डिवाइस का जो इनिशियल सेटअप है वो काफी स्ट्रक्चर्ड है। सबसे पहले इसे पावर ऑन करके वाईफाई से कनेक्ट करना होता है। इसके बाद अकाउंट बनाकर एक QR कोड स्कैन करना है। अपनी सिक्योरिटी के लिए एक पासकोड सेट करने के बाद डिवाइस ओवर द एयर अपडेट्स डाउनलोड करना शुरू कर देता है। लेकिन सुनिए, यहाँ एक बहुत सख्त नियम है। इस सेटअप के आखिरी स्टेप को पार करने के लिए आपका एक्टिव वाईफाई से जुड़ा होना और बैटरी का कम से कम 50% चार्ज होना एकदम अनिवार्य है। ये बिल्कुल एक स्ट्रिक्ट गेटकीपर की तरह है। अगर ये शर्तें पूरी नहीं हुई तो डिवाइस आगे बढ़ेगा ही नहीं। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, रैबिट OS के साथ इंटरैक्शन। चलिए समझते हैं कि इसे रोजमर्रा में इस्तेमाल कैसे करना है। रैबिट R1 के फिजिकल कंट्रोल्स की बात करें तो ये बहुत ही टैक्टाइल और मजेदार हैं। आपको इसमें एक टच स्क्रीन और एक क्लिक करने योग्य स्क्रॉल व्हील मिलता है। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा आकर्षण है वो है इसका पुश टू टॉक साइड बटन। कोई वॉइस कमांड देनी हो, विजन मोड चालू करना हो या डिवाइस को स्लीप मोड से जगाना हो, हर जरूरी काम के लिए यही एक बटन आपका प्राइमरी इंटरैक्शन पॉइंट है। इसके इस्तेमाल करने के दो बहुत ही स्पष्ट तरीके हैं। एक तरफ तो वो आज़ादी है जहां आप बस पुश टू टॉक बटन दबाइए और अपनी आम भाषा में AI से सीधे बात कीजिए। और दूसरी तरफ, अगर आपको एक विजुअल और स्ट्रक्चर्ड तरीका पसंद है तो रैबिट OS 2 में एक कार्ड स्टैक इंटरफेस भी है। यहां आप मैन्युअली स्वाइप करके या उस स्क्रॉल व्हील का इस्तेमाल करके बहुत ही आसानी से नेविगेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेक्शन 4 की, AI ट्रांसलेशन सुपर पावर्स। ये इस डिवाइस का एक बेहद इंप्रेसिव हिस्सा है। 100 से ज्यादा भाषाएं। जी हां, ओपन AI के GPT-4o से पावर्ड ये डिवाइस 100 से अधिक भाषाओं के बीच एकदम आसानी से रियल टाइम ट्रांसलेशन कर सकता है। जरा सोचिए, इतना विशाल लैंग्वेज सपोर्ट इस छोटे से गैजेट को ग्लोबल ट्रैवलर्स के लिए कितना पावरफुल साथी बना देता है। इसका विजन मोड तो एकदम जादू की तरह काम करता है, जिसे हम शो डोंट टेल कह सकते हैं। मान लीजिए आप किसी दूसरे देश में हैं और आपको कोई विदेशी साइन बोर्ड या मेन्यू पढ़ना है। आपको बस साइड बटन पर डबल क्लिक करके इसका रोटेटिंग कैमरा खोलना है। कैमरे को उस टेक्स्ट की तरफ पॉइंट कीजिए, बटन दबाकर अपनी मनपसंद भाषा का नाम बोलिए और बस ये डिवाइस तुरंत उस टेक्स्ट को पढ़कर आपकी भाषा में ट्रांसलेट करके आपको सुना देगा। है ना कमाल? और अच्छी बात यह है कि अब इसकी पहुंच सिर्फ अंग्रेजी तक ही सीमित नहीं रह गई है।
इसका ऑपरेटिंग सिस्टम अब मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट के साथ आता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब आप हिंदी, स्पेनिश, जापानीज और ऐसी ही कई दूसरी भाषाओं में इस डिवाइस के साथ सीधे अपनी मातृभाषा में बात कर सकते हैं और इसे पूरी तरह ऑपरेट कर सकते हैं। ये इसे सच में एक ग्लोबल डिवाइस बनाता है। चलिए अब हार्डवेयर से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और चलते हैं सेक्शन 5 की तरफ, रैबिट होल में प्रवेश। तो ये रैबिट होल आखिर है क्या? असल में ये एक बेहद सुरक्षित डिजिटल क्लाउड हब है। आपके डिवाइस पर जो भी इंटरैक्शंस होते हैं, चाहे आपने कोई सवाल पूछा हो, कुछ ट्रांसलेट किया हो या कैमरे से कोई तस्वीर ली हो, वो सब यहाँ एक प्राइवेट जर्नल के रूप में लॉग हो जाते हैं। आप इसे अपने कंप्यूटर से बड़ी आसानी से एक्सेस कर सकते हैं और अपने डेटा को पूरी तरह से मैनेज या डिलीट भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दें, रैबिट होल सिर्फ पुरानी हिस्ट्री देखने की जगह नहीं है। इसकी क्षमताएं बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। आप यहां से अपने स्पॉटिफाई या एप्पल म्यूजिक अकाउंट्स को लिंक कर सकते हैं। पर इसका सबसे शानदार फीचर है रैबिट इंटर्न। ये एक तरह का जनरल एआई एजेंट है। आपको कोई वेबसाइट बनानी हो या कोई लंबी चौड़ी रिसर्च रिपोर्ट तैयार करनी हो, ये इंटर्न आपके लिए ऐसे मुश्किल काम बिना किसी परेशानी के कर सकता है। अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, सेक्शन 6, कनेक्टिविटी और बैटरी लाइफ। चलिए कुछ प्रैक्टिकल बातें कर लेते हैं। कनेक्टिविटी की बात करें तो ये डिवाइस 2.4 गीगाहर्ट्ज़ और 5 गीगाहर्ट्ज़ दोनों नेटवर्क्स को सपोर्ट करता है। जो लोग बहुत ट्रैवल करते हैं उनके लिए एक अच्छी खबर यह है कि ये होटल्स के कैप्टिव पोर्टल्स यानी वेब लॉगिन वाले वाईफाई को भी सपोर्ट करता है। हाँ, इसमें एकदम लेटेस्ट वाईफाई 6 का बिल्ट इन सपोर्ट नहीं है, लेकिन ये पुराने वाईफाई स्टैंडर्ड्स के साथ पूरी तरह से बैकवर्ड कंपैटिबल है, तो इंटरनेट से जुड़ने में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बैटरी लाइफ के इस अनुमानित डेटा पर नजर डालें तो पता चलता है कि अगर आप इससे सिर्फ सवाल पूछने जैसा हल्का काम लेते हैं तो बैटरी लगभग 4 घंटे चल जाएगी। लेकिन अगर आप लगातार म्यूजिक स्ट्रीम करने जैसा कोई भारी काम कर रहे हैं तो ये आपको करीब 2.5 घंटे का बैकअप देगी। हालांकि जब स्क्रीन ऑफ रहती है तो ये डिवाइस 36 घंटे से भी ज्यादा का शानदार स्टैंड बाय टाइम देता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि रैबिट R1 की बैटरी को आप खुद से बदल नहीं सकते, इसलिए इसे स्मार्टली इस्तेमाल करना जरूरी है। इसके सपोर्ट मैनुअल्स के हिसाब से कुछ चीज़ें बैटरी बहुत तेज़ी से खाती हैं, जैसे कि स्क्रीन की बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस, ऑटो स्लीप टाइमर का बहुत लंबा होना या फिर वाईफाई की जगह सिम कार्ड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना। अगर आप इन बैटरी ड्रेनर्स को समझदारी से मैनेज कर लें तो ये डिवाइस आपके पूरे दिन के काम आ सकता है। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही प्रासंगिक और सोचने पे मजबूर कर देने वाला सवाल सामने आता है। क्या लार्ज एक्शन मॉडल से चलने वाले ये डेडिकेटेड एआई हार्डवेयर वास्तव में पर्सनल कंप्यूटिंग का अगला फेज है? क्या हम उस भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं जहां काम करने के लिए स्क्रीन पर दर्जनों ऐप स्वाइप करने के बजाय हम बस एक छोटे से डिवाइस को बोलकर कमांड देंगे और हमारा काम हो जाएगा? ये यकीनन सोचने वाली बात है। आज के इस एक्सप्लेनेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।